हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे और ये वीडियो टोटली हाई स्कूल पर बेस रहेगी। इसीलिए अगर आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और गारंटी देता हूँ यार कि अगर आपने इस वीडियो को मन लगा के लास्ट तक देख लिया ना तो आपको चतुर्भुज के प्रकार यानी कि चतुर्भुज को पहचानने में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इस वीडियो में हम टोटली 6 प्रकार के चतुर्भुज जो कि बहुत ही साधारण होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके पहचान के बारे में भी जानेंगे कि आखिर हाँ ये चतुर्भुज होता है तो इस हम कैसे पहचान सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज। पहले आप ये जान लो कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज तो देखो इसकी सिंपल परिभाषा ये है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाता है। ओके, 4 भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति हो, जैसे कि ये मान लो ये रही, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। देखो ए बी सी डी, 1 भुजा 2 3 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो चतुर्भुज है। अब आप थोड़ा सा दिमाग मत लगा देना कि इसे भी आप चतुर्भुज बोलने लगो कि जैसे 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। देखो ए बी सी डी, अब आप तो बोलोगे कि ये भी 4 भुजाएं, ये भी तो 4 भुजाओं से है, ए बी 1 भुजा बी सी 1 भुजा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं और संरेख होने पर यह चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं आएंगे। यानी कि 4 भुजाएं होनी चाहिए जो कि कोई भी 2 भुजा संरेख ना हो। ठीक है, तो आपको तो अभी पता चल गया कि चतुर्भुज कहते किसे हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अगर 3 भुजाओं से घिरी आकृति है तो त्रिभुज हो गया, बस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, पहला बहुत ही ईजी है, ध्यान से वीडियो को देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाओगे तो हम आपको लास्ट में एक सारणी बना के देने वाले हैं। सारणी तो नहीं, उसे ग्राफ बोलेंगे, वो बना के देने वाले हैं, तब आपको डिटेल में अच्छे से मालूम हो जाएगा, आपको भूलने वाली प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, पहला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखो तो समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का दोनों युग्म बराबर व समांतर हों। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है। अब इस भुजा को देखो और आप क्या देख रहे हो कि यानी कि ये बी सी डी हैं, 4 भुजाएं हैं। अब देखो इसमें ये भुजा इसके बराबर है। हमने क्या बोला था कि आमने सामने की मतलब ए बी के सामने की भुजा कौन सी है? डी सी है। तो ए बी और डी सी बराबर हैं और वैसे ही बी सी के सामने की भुजा ए डी है। तो यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का एक मतलब और होता है कि ये जो सम्मुख, चाहे आमने सामने की भुजा बोल लो चाहे आप सम्मुख भुजा बोल लो, वैसे भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर हो। समांतर चतुर्भुज का मतलब ही होता है, देखो यहाँ पे भी ये भुजा इसके समांतर में है, ये भुजा इसके समांतर में है, अतः ये क्या सा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज। ओके, आपको भी समांतर चतुर्भुज से कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरे चतुर्भुज की बात कर लें तो ये है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, फिर देखो हम इनके अंतर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज तो हो गया। अभी समलंब चतुर्भुज हमने भी एक आकृति में बना रखी है। देखो इसमें भी समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, यानी कि ए डी जो है वो बी सी के समांतर में है, परंतु ये समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं आएगा। समांतर चतुर्भुज बनने के लिए ये दोनों भुजाएं समांतर हों और ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए, जो कि ए बी डी सी के समांतर नहीं है, अतः ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं हुआ, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर हो, यानी कि केवल और केवल कितना युग्म? एक युग्म समांतर हो। देखो ये वाला एक युग्म समांतर है लेकिन दूसरा युग्म समांतर नहीं है। अगर एक ही युग्म समांतर है तो समलंब चतुर्भुज की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और दूसरा युग्म समांतर है फिर भी हम समलंब तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों युग्म हो गए तो समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाते हैं। ओके, इतनी डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। तीसरा चतुर्भुज के बढ़ते हैं। तीसरा है आयत। आयत ओके, इसमें आमने सामने की भुजाओं का युग्म बराबर व समांतर हो तथा एक कोण 90 अंश का हो। हाँ ये देखो ये रही आयत। ओके, इन्हें साइड में कर देते हैं। आयत पे अब गौर करो। आयत में क्या होता है कि
आमने सामने की यानी कि सम्मुख भुजाएं तो बराबर व समांतर होनी ही चाहिए। देखो ये इसके समांतर में भी है और ए बी के बराबर डी सी, यानी कि ये भुजा इस भुजा के समांतर में भी है और बराबर में भी है। अब वैसे ही ये भुजा इस भुजा के समांतर में भी है और बराबर में भी है, परंतु ये भुजा इसके बराबर में नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होती है, आयत होता है। या अगर चारों भुजाएं बराबर हो गए तो वर्ग कहलाएगा। अब आप बोलो कि समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर क्या होता है। तो देखो हम दोनों को अगर साइड में रखते हैं तब आपको अंतर पता चलेगा। देखो आयत में क्या होता है कि आयत की तो वैसे चारों कोण समकोण होते हैं, लेकिन अगर कोई एक कोण भी समकोण है ना, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन साथ ही में उनका एक कोण कोई भी कोण कितने समकोण होना चाहिए। अगर समकोण है तो वो किस श्रेणी में आएगा, आयत की श्रेणी में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है कि ये समकोण नहीं है। जैसे ही अगर ये भी समकोण हो जाता है तो आयत ये बन जाता है, ठीक है। फिर भी हम आयत को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। तो देखो अगर हम आगे आपको ग्राफ बताएंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा कि हम आयत को क्या क्या कह सकते हैं, वर्ग किस किस श्रेणी में आता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आयत के बाद होता है वर्ग, चौथा प्रकार का है वर्ग। तो वर्ग वाला भी भाई सामने आ जाओ, ये रहा वर्ग, ठीक है। वर्ग में क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होंगी। परंतु आयत में क्या है कि अगर एक 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की होगी। कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर की भुजा नहीं होगी, ये आयत में होता है। ओके अब देखो वर्ग में क्या है, चारों भुजा समांतर हैं, सॉरी हाँ चारों भुजा एक दूसरे के समांतर तो हैं, आमने सामने भुजाएं समांतर हैं, बराबर भी हैं, लेकिन चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब देखो ये भुजा इसके समांतर में भी है और ये भुजा इस भुजा के बराबर में भी, यानी बराबर भी है और समांतर भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वर्ग होता है। और वर्ग के लिए हाँ एक कोण 90 अंश होना जरूरी है। अगर 90 अंश नहीं होता है तो हम उसे समचतुर्भुज बोलते हैं, जो कि हमारा पाँचवा है। पाँचवा क्या है, सम चतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज में क्या होता है कि भुजाएं तो चारों समांतर होती हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, भुजाएं तो चारों बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। ओके परंतु इनका जो एक कोण होता है ना, कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा। अगर एक भी कोण अगर 90 अंश का हो जाए तो तुरंत आयत की श्रेणी में वर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। परंतु इसका एक भी कोण 90 अंश का नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट एक चतुर्भुज बच रहा है जिसे कि हम पतंगाकार चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि पतंग या फिर पतंगाकार चतुर्भुज या फिर पतंग बोल दो, ठीक है। कोई भी सम्मुख भुजा एक दूसरे के समांतर में नहीं होगी और आसन्न भुजाएं बराबर होंगी। अभी आसन्न भुजाओं का मतलब क्या होता है कि बगल वाली भुजा क्या होगी कि बराबर होगी। देखो ये इसके बगल वाली भुजा है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि बगल में है। बगल वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर में है, ठीक है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, पतंगाकार चतुर्भुज। अब इसमें ये भी है कि कोई भी कोण समकोण हो सकता है या फिर ना हो, उससे मतलब नहीं है, परंतु क्या है कि ये वाली भुजा इसके बराबर में हो, ये वाली इसके, यानी कि इसे कौन सी भुजा कहते हैं, आसन्न भुजा। आसन्न भुजा यानी कि बगल वाली भुजाएं, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं तो हम उन्हें कौन सा पतंगाकार चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर ये 3 है, ये 3 है, क्या हिल रही है, ये 3 है और ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, तब इस प्रकार का चतुर्भुज क्या होगा, पतंगाकार, ठीक है। अब आपको सारे चतुर्भुज के बारे में अच्छे से पता चल गया है। अब देखो 1-2 प्रकार के और चतुर्भुज होते हैं, करीब 4-5 प्रकार, जैसे अनियमित चतुर्भुज, स्पर्शी चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज, जटिल चतुर्भुज, ये भी प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल पे बेस है ना, तो हाई स्कूल पे सिर्फ इतने ही प्रकार के चतुर्भुज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर हाई स्कूल पर बस इतने ही चतुर्भुज के बारे में पूछता है। और बाकी अभी जो जैसे स्पर्शी, चक्रीय और जटिल, ये सब के बारे में आपसे इंटरमीडिएट में या फिर उससे आगे कंपटीशन के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चतुर्भुज के बारे में इतनी जानकारी हो गई। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम आपको एक ग्राफ बना कर देने वाले हैं, जिसे देखकर आपको कभी भी चतुर्भुज को लेकर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो सबसे पहले हम ऊपर लेते हैं चतुर्भुज, ठीक है, ऊपर हम ले लेते हैं चतुर्भुज। ध्यान से देखना, आपको प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं कि यार किसको, आयत को क्या क्या बोल सकते हैं, वर्ग को क्या क्या बोल सकते हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चतुर्भुज को हम आज की उसमें 3 श्रेणी में बांट देंगे। देखो ऐसे ही रहने दो, चतुर्भुज को हम क्या 3 श्रेणी में बांट देंगे। देखो कुछ इस तरीके से,
देखो यहाँ पे हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। और बाकी चक्रीय, स्पर्शी और जटिल इन सबको अभी भूल जाओ। मैं सिर्फ इतना ही 6 प्रकार के चतुर्भुजों का ये ग्राफ बना रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया। बीच में आपका पतंगाकार हो गया, तो हम पतंगाकार, ठीक है, चतुर्भुज नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट में आप लिख लो समलंब, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज देख लेना क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो समांतर पतंगाकार में तो बस इतना ही है फिलहाल आपके लिए, बस इतना ही है। लेकिन समांतर चतुर्भुज को हम फिर से 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, समांतर चतुर्भुज को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो जिसमें से एक भाग तो वर्ग का हो गया, यानी कि समांतर चतुर्भुज में वर्ग भी आता है और आयत भी आता है, आयत भी आता है और समचतुर्भुज भी आता है। क्या? समचतुर्भुज भी आता है। ओके, यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर वर्ग भी आ गया, आयत भी आ गया, समचतुर्भुज भी आ गया। और समलंब चतुर्भुज के अंदर सिर्फ एक चीज़ आता है, क्या? समांतर चतुर्भुज। समलंब के अंदर सिर्फ और सिर्फ समांतर चतुर्भुज ही आता है। अब देखो प्रत्येक समलंब समांतर नहीं बनेगा, लेकिन प्रत्येक समांतर समलंब जरूर बन जाएगा। इस चीज़ को देख लेना। अगर प्रत्येक समलंब समांतर बनता तो समांतर के अंदर समलंब आता, ना कि समलंब के अंदर समांतर। ओके, अब समलंब का तो काम यहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन आयत में एक चीज़ और आता है, वर्ग। वर्ग को भी हम आयत कह सकते हैं। और समचतुर्भुज में भी एक चीज़ आता है, वर्ग। आयत को देखो हम समचतुर्भुज नहीं बोल सकते, लेकिन वर्ग को हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं, और वर्ग को हम डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज के अंदर 3 श्रेणी, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। वर्ग का तो समाप्त हो गया, आयत को हम वर्ग कह सकते हैं, समचतुर्भुज को भी वर्ग कह सकते हैं। पतंगाकार का फिलहाल यहीं पे काम समाप्त हुआ। इधर आता है समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। देखो इस श्रेणी को आप ध्यान से देख लो और याद कर लो, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के समझ लो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी ये वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हाई स्कूल पे बेस है, तो हाई स्कूल पे बस इतनी ही जानकारी आपको चतुर्भुज के बारे में होनी चाहिए। इससे अधिक की जानकारी हाई स्कूल में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपके पास, आई होप कि आपके पास डाउट ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट बच रहा है तो या कमेंट में ज़रूर बता देना, या फिर हमारे आप टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर हमसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।